नमस्कार। सुबह के 11 बजे हैं और 11 बजे की 11 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट की। तो इससे पहले भी हमने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था कि आखिर जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो कैसा होगा, तो क्या उस डिजाइन को मंजूरी मिल जाएगी, क्या उस लोगों को मंजूरी मिलेगी, क्या वो इस लायक है कि उसी के आधार पर निर्माण हो। इन सब बातों को लेकर इस वक्त लखनऊ में बैठक चल रही है और फिलहाल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो वो कुछ इस रूप में आपके हमारे सामने आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बनाया जा रहा है और स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख जिसने इस डिजाइन को फिलहाल फाइनल किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये डिजाइन सरकार अप्रूव करती है। तो लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक में इस डिजाइन पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है और उसके बाद अगर इसे वहां से अप्रूवल मिल जाता है, इस पर मुहर लग जाती है, तो फिर जो जेवर एयरपोर्ट बनेगा वो देखिए जरा कुछ इस रूप में होगा। तो ये भारत का अत्याधुनिक एयरपोर्ट होगा और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट होगा, जिसमें बहुत सारी तकनीक का, आधुनिक जो भी तकनीक लेटेस्ट आ रही है उनका ख्याल इसमें रखा जाएगा। तो ये बेहद खास तस्वीरें आपके लिए है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जिसको बनाने की कवायद काफी दिन से चल रही थी, लेकिन अब धरातल पर काम दिखने लगा है। तो ये वो तस्वीर है जिसकी शक्ल में जेवर एयरपोर्ट आपके हमारे सामने आ सकता है। तो क्या यही वो रूप है, यही वो स्वरूप है जिसमें जेवर एयरपोर्ट बनेगा? इसको लेकर लखनऊ में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं जिसमें जेवर एयरपोर्ट के इस मॉडल को और इस लोगों को लेकर मंजूरी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें देखिए जरा, जहां एक और आप देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें, वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं बैठक चल रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख ने डिजाइन बनाया है, तो क्या यही वो डिजाइन है जो आगे जाकर जेवर एयरपोर्ट का रूप लेगा? क्या सारी बातों का ध्यान इसमें रखा गया है? तकनीक से लेकर जो भी सुविधाएं हैं वो सब इसमें है? क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इसका आर्किटेक्ट है, वो सब यहाँ पर कैबिनेट को भाता है या नहीं? जो अधिकारी सारे मौजूद हैं, तो फिलहाल अब देखना होगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक तरफ मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट का डिजाइन है। और इस डिजाइन को अगर अप्रूवल मिल गया तो फिर ये जेवर एयरपोर्ट बनेगा। ज्यूरिख इंटरनेशनल के जो आज यहाँ पर स्टेट के हमारे इंडिया के सीईओ आए हैं, अधिकारीगण आए हैं, इन सबको उत्तर प्रदेश आगमन के लिए हृदय से स्वागत करता हूँ और सहयोग के लिए हर भरपूर सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अनामिका जरा बताए, क्योंकि आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि जेवर एयरपोर्ट कैसा बनने वाला, तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त यहाँ? देखिए प्रीति, फिलहाल प्रेजेंटेशन दिखाने का काम चल रहा है। जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी कि जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होगा उसका लोगो, उसका नाम क्या होगा और जो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट किस तरीके का होगा, डिजाइनिंग कैसी होगी, बनकर जब तैयार होगा तो वहां पर क्या नई चीजें होंगी। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कहा जा रहा है उसमें आप ये भी देखिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, ये वो जगह है जहां पर जितने भी नए प्लांट्स या नई यूनिट्स लग रही हैं उनका निर्माण वहीं पर करवाया जा रहा है। पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाती है वो अपने प्लांट को वहां पे लगाना चाहती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, ये वो जगह है जहां पे यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया हुआ है। तो ये वही जगह है जहां पर अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होता है तो किस तरीके से इंटरनेशनली उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी और विकास का जो रेट होगा कम से कम वो कितना आगे जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा सरकार के कार्यकाल में ही जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जो मंथन था वो शुरू हो गया था, लेकिन कुछ विवाद था जमीनों को लेकर, जमीनों का अधिग्रहण करने को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से भी वहां के स्थानीय लोगों ने, विधायकों ने, नेताओं ने इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा, जिसके बाद स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी उसको इसका काम दिया गया, ठेका दिया गया। अब जाकर के इसका नाम, इसका लोगो, इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बनकर तैयार होता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो तैयार कैसा होगा, दिखेगा कैसा, जो अत्याधुनिक बातें जो हम कर रहे हैं कि वहां पर लेस होंगी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फील देगा आपको, जिस तरीके से जब आप जाते हैं यूएस के तमाम कंट्रीज में तो वहां पे जो सुविधाएं मिलती हैं आपको एयरपोर्ट पे, यहां पर किस तरीके से उसको लाया जा सकेगा, ये सारी चीजें जो है वो मंथन उस पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अधिकारियों की पूरी टीम है जो इस पे मंथन कर रही है।
तो अगर इस पर मुहर लगती है तो ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से नए नाम के साथ, यानी कि आज नामकरण भी होना है, आज नाम भी इसका फाइनल होना है कि आखिर किसके नाम से वो एयरपोर्ट जाना जाएगा। तो नाम, लोगो और मुहर, इसके अलावा डिजाइन, तीनों पर मुहर लगने के साथ कम से कम एक नए कदम पर, एक आगे बढ़ते कदम पर दिखाई देगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रीति जी बिल्कुल अनामिका, क्योंकि बातें तो हुई लेकिन अब धरातल पर दिख रही हैं। अगर हम बात करें बाकी तकनीकी या कानूनी पेचीदगियों की, तो जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, अब किसी तरह की कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब बस ये डिजाइन फाइनल होना है, ये लोगो फाइनल होना है, नाम फाइनल होना है, उसके बाद सीधे काम शुरू हो जाएगा। अनामिका, अगर कोई भी आपको यूनिट लगानी है या कोई प्लांट लगाना है या कोई निर्माण कार्य करना है, तो जो जमीन है जिसके उसके आसपास अगर कोई जमीन है आपको उसको अधिग्रहित करनी है, तो वहां के किसान या बाकी जो नेता है, स्थानीय नेता, उनसे बात करनी पड़ेगी। या ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता भी रहा। हमने ये देखा है कि सपा सरकार में भी से लेकर के आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इतना लंबा प्रोसेस चला सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार करवाने को लेकर। लेकिन हाँ, अब जरूर ये कह सकते हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और आज चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट का लोगो किस तरीके का होगा, यानी कि उसकी पहचान किस तरीके की होगी, इसके अलावा नाम क्या होगा, जो डिजाइनिंग तैयार की गई है पूरे के पूरे। अब चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बहुत ही भव्य, बहुत ही वृहद होगा एयरपोर्ट वो, तो उसके डिजाइन को भी लेके मंथन चल रहा है। और अगर प्रेजेंटेशन में आप ये भी ध्यान रखिए कि इसके डिजाइन को लेकर कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि बहुत सारी कंपनियों को ये काम दिया गया कि भाई आप अपने अपने डिजाइन तैयार करवाइए और जिसका डिजाइन पसंद आता है वो डिजाइन को लागू किया जाएगा या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। तो आज भी इस मीटिंग में, ये मंथन में ये तय हो जाएगा कि लोगो किस तरीके का होगा, नाम किस तरीके का होगा, दिखाई कैसा देगा तैयार होने के बाद, समय कितना लगेगा, लागत कितनी लगेगी, बहुत सारी बातें कम से कम आज की इस बैठक में तय हो जाएंगी। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जो है, जो उसके आसपास की जो हम रोज नए फॉर्मेट देख रहे हैं निर्माण कार्य को लेकर और नई नई चीजें वहां पर लाई जा रही है, ऐसे में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव। बिल्कुल अनामिका, ये केवल एक एयरपोर्ट के ही निर्माण की या उसके ही विकास की बात नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा तो जो फिल्म सिटी बननी है, बिल्कुल भारत की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म सिटी बननी है, वो इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पर और विकास के कार्य होने वो इससे जुड़े हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। नाम तय होगा, अभी जिसे हम जेर एयरपोर्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका नाम आखिर क्या होगा वो तय होगा, लोगो तय होगा, डिजाइन तय होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका। नजर बना के रखिए बैठक के बाद क्या कुछ तय होता है। इस वक्त तो महत्वपूर्ण चलिए और अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। तो किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जगह जगह सम्मेलन कर किसानों को ये समझाया जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि जो ये कानून है उनके हित में है और सरकार आगे भी उनके हितों पर किसी भी तरह का कुठाराघात नहीं करेगी। यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और खुद मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बरेली का दौरा करने वाले हैं, जहां वो किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, किसानों से संवाद करेंगे और किसान सम्मेलन के बाद वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री के बरेली दौरे के दौरान 927 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसान सम्मेलन एल्टिगो मैदान में होगा। सुबह करीब 11:40, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग अभी आधे घंटे का वक्त बचा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बरेली और दोपहर 3:20 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसानों से, इससे पहले मुख्यमंत्री भी किसानों को संबोधित कर चुके हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप देख लीजिए, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, सरकार की योजनाएं हो, हमेशा किसानों के पक्ष में रही हैं। तो ऐसे में आगे भी भविष्य के लिए किसान निश्चिंत रहें, सरकार उनके हितों को प्राथमिकता में रखेगी। तो यही बात आज बरेली में समझाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 11:40 पर बरेली पर पहुंचने वाले हैं और यहां किसानों से संवाद करेंगे। तो अलग अलग जगह ये जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है कि वो जाएं और अपने अपने इलाकों में लोगों को समझाएं।
और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही, जहां 3 बसों में भीषण आग लगी। बंथरा इलाके में बसें खड़ी थी और खड़ी बस में आग लगी और देखते देखते 3 बसों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि कई महीनों से खड़ी इन बसों में अचानक आग कैसे लगी। तो फिलहाल सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश हुई है। देखिए जरा इन तस्वीरों को। और ये बसें यहाँ पर बंथरा इलाके में कई महीनों से खड़ी थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनमें आग लग गई। मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। तो फिलहाल आग बुझाने की कोशिश हो रही है। तो परिवहन विभाग से अनुबंधित ये बसें थी, यानी कि इन बसों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परिवहन विभाग से था। तो अब पूरी बात की पड़ताल की जाएगी कि क्या ये कोई हादसा है या फिर कोई साजिश है या किसी की ऐसी करतूत है कि इस तरह बसों को आग लगाया गया। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिख रही तस्वीरें लखनऊ के बंथरा इलाके की हैं, जहां कई महीनों से खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, किन हालात में बसों को यहाँ पर खड़ा किया गया था और आज क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? प्रीति, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दमकल की 4 गाड़ियां मौके पे पहुंच गई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक लॉकडाउन से ठीक पहले ये 3 बसें सिकंदरपुर इलाका है बंथरा का, जहां पर रोडवेज पैक गोडाउन है, उसके बाहर सड़क पर खड़ी हुई थी। बताया जा रहा है मुंबई का कोई ट्रांसपोर्टर है, उनकी ये तीनों बसेज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट यूपी रोडवेज के साथ था। काफी समय से बसेज खड़ी थी। वहीं रोडवेज का ये कहना है कि हमारे पोजीशन में नहीं थी, सड़क पर खड़ी की गई थी और आज सुबह अचानक इनमें आग लग जाती है। अभी तक कारण साफ नहीं हो पाए हैं कि आग क्यों लगी है, लेकिन ये संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि ये तीनों बसेज बताया जा रहा है, 2 बसेज जिसमें एयर कंडीशनर्स और अच्छी क्वालिटी की बसेज हैं। इनमें आग कैसे लगी, क्योंकि ये बसेज चल भी नहीं रही थी। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब कोई चलती बस होती है तो उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है या कोई साजिश तो नहीं है। इन तमाम एंगल से जांच भी की जा रही है और फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका। तो अब जांच की जाएगी कि आखिर ये कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी के लिए। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां परचून की थोक दुकान में भीषण आग लगी। यहां भी बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि थोक की दुकान थी तो बहुत सारा सामान यहां पर भरा हुआ था। अचानक यहां भीषण आग लग गई। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो इस अग्निकांड में लाखों का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटना थाना नूरपुर के बुध बाजार इलाके की है। तो परचून की थोक दुकान थी, यानी कि थोक से यहाँ सामान जाता था और यही वजह कि बहुत सारा सामान इस दुकान में भरा हुआ था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। स्वागत है ब्रेक के बाद। बड़ी खबर है, एनसीईआरटी की 7वीं की किताब को लेकर विवाद हो गया है। बाल महाभारत कथा में लिखित तथ्यों को लेकर विद्वान यहां पर ऐतराज जता रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। आरोप ईआरटी के जरिए भारत से जुड़े तथ्य बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जरासंध से श्री कृष्ण कभी नहीं हारे, जबकि किताब में श्री कृष्ण के जरासंध से हारने की बात लिखी हुई है। तो कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में ये किताब है और विद्वान कह रहे हैं कि जो तथ्य इसमें दिए गए हैं, जो प्रसंग, जो बातें इसमें लिखी गई हैं, दरअसल पूरी तरह से गलत हैं। ये विवाद गोरखपुर के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 7 के छात्रों को गलत तथ्य पढ़ाने को लेकर शुरू हुआ और यही बताया गया है कि जो महाभारत में दिखाया सुनाया जाता है उससे अलग एनसीईआरटी की किताब में जानकारी दी गई है, जो पूरी तरीके से निराधार है और झूठ है। तो किताब में यही लिखा है कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में पराजित किया था और जिसके चलते श्री कृष्ण को द्वारिका जाना पड़ा था। तो अब इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं विद्वान और इतिहासकार। उनका कहना है कि बाल महाभारत की जो कथा है उसमें जानकारियों को झूठी तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए जरा कि वो किताब कौन सी है और क्या कुछ लिखा है। पहली तस्वीरें कक्षा 7 की पुस्तक आपको नजर आ रही है, बाल महाभारत कथा। ये किताब कक्षा 7 के छात्रों को पढ़ाई जाती है और इसी पुस्तक के 32 और 33 नंबर के पेज में इस बात को लिखा गया है कि 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में पराजित हो गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। तो ये वो तथ्य हैं, ये वो जानकारी हैं जो एनसीईआरटी की किताब में लिखे गए हैं और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी राम गोपाल द्विवेदी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो राम गोपाल, ये तथ्य हैं जिसको लेकर विद्वान के कुछ और मत है और किताब में कुछ और लिखा है।
बिल्कुल, विद्वानों का साफ कहना है कि ये हमारे संस्कृति पे हमला है, हमारे संस्कृत पे हमला है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गीता प्रेस के जो प्रबंधक हैं लालमणि तिवारी, उन्होंने तो साफ कहा कि महाभारत में इस तरीके का कहीं भी कोई तथ्य नहीं लिखा गया है। उसमें जो है ये जरूर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की एक बात होती है और उस बातचीत के दौरान जब युधिष्ठिर एक यज्ञ करना चाहता है तब जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपको जरासंध को हराए बिना जो है आपका ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। और हालांकि उसमें ये बात जरूर है कि वो जरासंध से दुखी होकर मथुरा छोड़कर गए थे, हार कर मथुरा नहीं गए थे। इसी तरीके से जो इतिहासविद है उनका भी ये कहना है कि बिल्कुल रामगोपाल, और हमने भी जो पढ़ा है उसमें भी यही है कि अपनी स्वेच्छा से दुखी होकर यहाँ छोड़ के गए थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।